और आज बात लोकतंत्र के लापरवाह मुजरिमों की, क्योंकि आज हम जिस खबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो ना सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरा है बल्कि स्वास्थ्य वाली व्यवस्था के लिए भी खतरा है। क्योंकि गाजीपुर में एक पुरुष को प्रधानी की शपथ दिला दी गई जबकि वो सीट महिला के लिए आरक्षित थी। तो वहीं ललितपुर में एक व्यक्ति को 5 मिनट के अंदर कोरोना की 2 वैक्सीन लगा दी जाती है। हैरान करने वाली बात यह है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। खतरे में लोकतांत्रिक व्यवस्था का अग्निपथ। महिला सीट पर पुरुष को दिलाई प्रधानी की शपथ। ललितपुर में खुली स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल। एक शख्स को 5 मिनट में लगा दी वैक्सीन की दोनों डोज। हमें पहले एक इंजेक्शन लगा दिया, वहीं पे दूसरा लगा दिया तुरंत। स्क्रीन पर दिख रही ये दोनों तस्वीरें मानव समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं। पहली तस्वीर ललितपुर के रावरपुरा मोहल्ले की है, जहां एक शख्स को 5 मिनट में वैक्सीन की दोनों डोज लगा दी गई। तो दूसरी तस्वीर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की है, क्योंकि गाजीपुर के सेवराई तहसील के सरेला गांव के वार्ड नंबर 9 में निर्विरोध चुनकर आए एक पुरुष को प्रधान पद की शपथ दिला दी। बाद में पता चला कि सीट तो महिला के लिए आरक्षित थी, तो हड़कंप मच गया। अब देखिए, ये महिला है, पद अगर महिला के लिए आरक्षित है तो वहाँ पे महिला ही ग्राम पंचायत की सदस्य निर्वाचित होनी चाहिए। अब यदि पुरुष का निर्वाचन हुआ है, आपकी बात अगर सही है, तो ये संबंधित आरओ की जिम्मेदारी बनेगी इसकी। सीट से निर्विरोध जीते विकास मौर्य के पास शपथ की वो तस्वीरें भी हैं जो गाजीपुर के सभी ग्राम प्रधानों को सामूहिक रूप से दिलाई गई थी। हर एक बात की जैसे कहे कि बोलना कि वहाँ स्त्री है, तो मैं बोला कि हाँ महिला सीट है, तो मैं बोला कैसे, तो वहाँ हर एक काम मैं मैडम से भी बात किया फोन से, और देख लीजिए वहाँ शपथ लेते हुए फोटो भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डालने के लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग या फिर वो अधिकारी जिन्हें इसका जिम्मा सौंपा गया था? क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि सीट महिला के लिए आरक्षित हो और पुरुष को शपथ दिला दी जाए और किसी को कानो कान खबर तक ना हो? क्या कागजों में महिला सीट पर किसी जिम्मेदार ने नहीं देखा कि जिस सीट पर महिला को शपथ लेनी चाहिए उस पर एक आदमी कैसे शपथ ले रहा? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का वो ब्लंडर है जिसने पूरी चुनावी प्रक्रिया को सवालों के घेरे में ला दिया। लोकतांत्रिक विश्वासघात के दाग कब धुलेंगे पता नहीं, लेकिन ललितपुर में स्वास्थ्य विभाग ने जो किया उससे इस शख्स की जिंदगी को जरूर खतरे में डाल दिया गया। क्योंकि जहां एक वैक्सीन की पहली डोज अब तक एक खोज बनी हुई है, वहां एक शख्स को 5 मिनट के भीतर दोनों डोज लगा दी गई, तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन का वैक्सीन का जी, और सुबह गए तो वैक्सीन के समय जो नर्स थी वो बात है हमें इतनी हुई थी, तो उनने बैठे बैठे हमें पहले एक इंजेक्शन लगा दिया, वहीं बैठ के दूसरा लगा दिया तुरंत। दरअसल कृष्ण मुरारी को पता ही नहीं था कि वैक्सीन की पहली डोज एक बार में लगती है या 2 बार में, और जब 5 मिनट के भीतर उसे दोनों डोज लगा दी गई तो उसने इसका विरोध तक नहीं किया। लेकिन जो शख्स वैक्सीन लगा रहे थे उन्हें तो पता था कि 5 मिनट में दोनों डोज आखिर कैसे लगाई जा सकती है। अब स्वास्थ्य विभाग के इस ब्लंडर के बाद पूरे सूबे में बवाल मचा है। सीएमओ ये कहकर बचाव करते हैं कि उन्होंने लखनऊ में बात की है, खतरे की कोई बात नहीं। इसके साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैंने लखनऊ में भी इसके लिए बातचीत की है, इससे ह्यूमन मिस्टेक हुई है, लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ना होंगे। मैंने उस मरीज को खुद अपने पास 1 घंटा अपने पास बिठा के रखा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना होगी। लेकिन जिस शख्स को वैक्सीन की दोनों डोज 5 मिनट के अंदर लगा दी गई, उसका घबराहट और बेचैनी से बुरा हाल है। इन दोनों तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि कागजों में व्यवस्था को लेकर चाहे जितना ढिंढोरा पीटा जाए, जमीन पर हकीकत एक जैसी ही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब बात 90,000 के इंजेक्शन और 90 मिनट में मौत की। बीमार आदमी को बचाने के लिए घर वाले कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जमीन बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस मुनाफे का रास्ता ही ढूंढते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कोरोना महामारी आई तो मुनाफाखोरों ने बेशर्मी के नए नए रास्ते ढूंढ लिए। कहीं नकली इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं तो कहीं इनकी कालाबाजारी हो रही। मार्केट में रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन, मरीज बन रहे हैं मुनाफे का जरिया। 90,000 का इंजेक्शन, 90 मिनट में मौत। बरेली के एसएसपी के मेज पर रखा ये रेमडेसिविर इंजेक्शन देखने में तो असली लगता है, लेकिन है नकली। कोरोना महामारी आम लोगों के लिए मुसीबत लाई, लेकिन मुनाफाखोरों ने इस आपदा में अवसर का रास्ता ढूंढ लिया और बरेली में मुनाफाखोरों का शिकार हुए एक समाज सेवी, जिनकी जान इस नकली इंजेक्शन के चलते चली गई। अस्पताल में भर्ती समाज सेवी मनोज अग्रवाल को बचाने में रेमडेसिविर इंजेक्शन मदद कर सकता था। परिजनों को इंजेक्शन ढूंढने के लिए काफी दिक्कत हुई और जब इंजेक्शन मिला तो उसकी कीमत मुनाफाखोरों ने 90,000 बताई। 90,000 रुपए जान से ज्यादा कीमती नहीं थे, इसलिए परिजनों ने इंजेक्शन ले लिया। लेकिन इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद समाज सेवी मनोज अग्रवाल की मौत हो गई। जांच हुई तो पता चला कि जिस इंजेक्शन को जान बचाने के लिए लाया गया था वही जान का दुश्मन बन गया और पुलिस ने अब मनोहर मेडिकल के संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मनोज अग्रवाल की जान 12 मई को चली गई थी, लेकिन इंजेक्शन का सच अब सामने आया है। उस खाली वायल को और जो इंजेक्शन लगा था उसको देखा तो उसमें उनको एहसास हुआ कि ये नकली है और उसके बाद इन्होंने और लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये नकली लग रहा है। तो उसके बाद ये प्रार्थना पत्र देने आए थे तो उसमें हमारे द्वारा थोड़ा तस्दीक किया गया तो पता चला कि ये नकली लग रहा है। जिंदगी बचाने के नाम पर मुनाफे का खेल शहर शहर चल रहा है। लखनऊ पुलिस ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। हैरानी की बात यह है कि इनके तार राम मनोहर लोहिया और केजीएमयू जैसे बड़े अस्पतालों से जुड़े हैं। पुलिस को उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग के कई और चेहरे भी बेनकाब होंगे। बरेली पुलिस ने नए इंस्पेक्टर रंजय पांडे के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था और इसमें ब्लैक फंगस पे जो इंजेक्शन है राइबोसोमल एम्फोटेरेसिन बी, इसकी कालाबाजारी का बड़ा मामला पकड़ा है, जिसमें लगभग 6 लोग पकड़े गए। इसमें एक रेजिडेंट डॉक्टर राम लोहिया हॉस्पिटल का उसको भी डिटेन किया गया है और एक PhD स्कॉलर था एम फार्मा का, उसको भी डिटेन किया गया। इस मामले में केजीएमयू के 2 संविदा कर्मचारी इमरान सिद्दीकी और आरिफ का नाम भी सामने आया, जबकि राम मनोहर लोहिया में रेजिडेंस डॉक्टर वामिक हुसैन का नाम भी इसमें संलिप्त है। इस गिरोह के पास से पुलिस ने कई इंजेक्शन और नकदी बरामद की है। मुसीबत के वक्त में मुनाफे की खेती करने वाले कई लोग हैं। कुछ पकड़े जाते हैं तो कुछ बच निकलते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि कुछ पैसों का लालच किसी की जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। बरेली से अनूप कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात मासूमों के लिए मिशन मृत्युंजय की। कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई के बाद ये ट्रायल कानपुर में किया गया, जहां 12 से 18 साल के किशोरों को टीका लगाया गया। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं हुई, ये अच्छी खबर है। तीसरी लहर की तैयारी, बच्चों को नहीं छू पाएगी बीमारी। वॉलेंटियर बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल, वायरस पर दागा वैक्सीन आखिरी फायर। कोरोना की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा
अगर किसी को खतरा बताया जा रहा तो वो हैं बच्चे। और अब बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप से बचाने के लिए यूपी प्रशासन ने कमर कस ली है। गुरुवार को कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल में 12 वॉलंटियर बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। सबसे अच्छी बात यह रही कि वैक्सीन लगने के बाद किसी भी बच्चों को कोई तकलीफ नहीं हुई। कोरोना की तीसरी संभावित लहर बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक बताई जा रही है और इसको लेकर के तमाम ट्रायल्स भी हो रहे हैं। देश भर में तमाम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर उपलब्ध वैक्सीन के ट्रायल किए जा रहे हैं कि ये बच्चों के लिए कितनी कारगर है। कानपुर के प्रखर हॉस्पिटल में भी ऐसा ट्रायल किया जा रहा है जिसमें 6 से 12 और 12 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल किया गया और जानने की कोशिश की गई है कि इसके क्या परिणाम होते हैं। कानपुर में पहले चरण में 12 से 18 साल के किशोरों को ट्रायल का हिस्सा बनाया गया था, जबकि दूसरे चरण में 6 से 12 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद तीसरे चरण में 2 से 6 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल होगा। सभी बच्चों को 28 दिन पर दूसरी डोज लगाई जाएगी। उससे पहले उनके एंटीबॉडी टेस्ट के लिए सैंपल लिए जाएंगे, जिससे पता चल सके कि बच्चों में वैक्सीन लगाने के बाद कितनी एंटीबॉडी और टी सेल्स डेवलप हुए हैं। तीनों चरणों में कुल 50 बच्चों पर ट्रायल होगा। इन सभी बच्चों की स्क्रीनिंग पहले ही की जा चुकी है। इसमें हमने बच्चों और जो किशोर हैं, जो 2 से 18 साल के जो एज ग्रुप है, इसको 3 ग्रुप में बांटा है। पहले तो 12 से 18, फिर 6 से 12 और लास्ट में जब हम लगाएंगे इन 2 ग्रुप्स की सेफ्टी प्रोफाइल को देख के बाद वो होगा हमारा 2 से 6 साल का। कानपुर से पहले बच्चों पर यह ट्रायल दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई में हो चुका है। दरअसल विशेषज्ञों ने तीसरी लहर में बच्चों के लिए बहुत खतरा जताया है। यही वजह है कि अब शासन और प्रशासन दोनों ही बच्चों को कोरोना के प्रकोप से बचाने में जी जान से जुटे हैं। न सिर्फ वैक्सीन के सुरक्षा कवच के साथ, बल्कि अस्पतालों में बेहतर इंतजाम के साथ भी। लेकिन ये इंतजाम कितने पुख्ता साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अब बात उस उद्धार की जो 20 साल के इंतजार के बाद पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी ने वाराणसी के हाथी गांव के जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया है, वहां की तस्वीर बदलने लगी है। साथ ही बदलने लगी है गांव की दशा, क्योंकि गांव में ये स्वास्थ्य केंद्र पिछले 20 सालों से था, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली थी। खत्म हुआ 20 साल का इंतजार, योगी ने किया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्धार। काशी की शान, हाथी गांव की नई उड़ान। महाराज की मेहरबानी, हाथी गांव के सीएससी की बदल गई कहानी। कोरोना की दूसरी लहर के तांडव को देखकर हर कोई सोच में पड़ा है। जब दूसरी लहर में यह हाल हुआ तो तीसरे में क्या होगा, क्योंकि व्यवस्थाओं की बदहाली ने लोगों की खुशहाली का ऐसा हरण किया कि शहर के शहर मरघट में तब्दील हो गए। लेकिन जो दूसरी लहर में हुआ वो तीसरी लहर में न हो, इसके लिए सीएम योगी ने प्रदेश के सभी विधायक और सांसदों से अपील की कि वो एक सीएचसी या पीएचसी को गोद लें और लोगों की जिंदगी में स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं का चक्र तैयार करें। सीएम योगी ने जब ये आह्वान किया तो सबसे पहले खुद पर अप्लाई किया और बनारस के हाथी गांव के पीएचसी को गोद लिया। सीएम योगी के गोद लेने के बाद इस पीएचसी की तस्वीर बदलने लगी है, क्योंकि यहाँ विकास की गंगा बहने लगी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य की व्यवस्था अब गाँवों में भी पुख्ता होगी। मुख्यमंत्री ने वाराणसी के हाथी बाजार स्थित इस सीएचसी को गोद लिया है। इस सीएचसी में लगभग 15 बेड हैं और 30 और बेड इस सीएचसी में लगाए जाएंगे। सीएम योगी का गोद लिया ये सीएचसी पूरे प्रदेश के लिए विकास का नया मॉडल बन गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वाराणसी में एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को बाकायदा अडॉप्ट किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वाराणसी की मीटिंग में सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को भी ये सजेशन दिया गया था कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक पीएचसी या सीएचसी गोद लें, उसको आदर्श स्वास्थ्य केंद्र बनाएं, ताकि आने वाली कोविड की वेव में या आने वाले सालों में ट्रीटमेंट के उद्देश्य से वो एक आदर्श सेंटर स्थापित हो सके। मरीजों की सुविधाओं के लिए यहाँ ऑक्सीजन प्लांट और बिजली के लिए जनरेटर और ट्रांसफार्मर के साथ साथ अत्याधुनिक टेस्टिंग सेंटर बनाए जाने की तैयारी हो रही है, जिसने गाँव के लोगों की जिंदगी में नया जोश भर दिया है।
जी हम लोग तो हमेशा दवा लेते हैं, हमेशा हम लोग को सुविधा अच्छा मिलता है। यहाँ सब बिना पैसे के इलाज होता है, जांच होता है, डॉक्टर अच्छे हैं यहाँ। हाथीगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 3 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा, लेकिन हाथीगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को अपने उद्धार के लिए 20 साल का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 10 फरवरी 2001 में यह अस्पताल निजी ट्रस्ट द्वारा सरकार को सुपुर्द किया गया था, लेकिन यहाँ स्वास्थ्य के वो इंतजाम नहीं थे जो होने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इसको गोद लिए हैं। उनके गोद लेने से यहाँ पे जो हॉस्पिटल डोनेटेड बिल्डिंग थी इसका और विस्तार किया जाएगा। चूँकि पहले 18 बेड का था, तो चूँकि एक CSC का एक जो लेवल होता है पैमाना 30 बेड का, वो 30 बेड किया जाएगा। और सीएम योगी ने हाथीगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लेकर साफ और सीधा संदेश दे दिया है कि विकास की धारा अब गांव की ओर है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, ABP गंगा। जून में आए जल जले की। मौसम का मिजाज एकदम बदल गया है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में आप बात करें तो झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में ये बारिश नहीं, आफत लेकर आई है। मौसम विभाग ने 13 जून तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। बहुत भीषण आपदा यहाँ पानी से आप देख सकते हैं, और ये गेट भी टूट चुका है। जून में आया जलजला। आसमान से आई आफत। और बढ़ रहा, पानी बढ़ रहा है यार। रानी खेत में उठा उफान, खतरे में आए इंसान। बादल फटने से बहुत भारी नुकसान, सारे पेड़ पौधे फूल सब बह चुके हैं, और एकमात्र लबालब ये सारा सामान बिक गया है। भगवान इस प्रलय को जल्दी से जल्दी। पहाड़ों पर मेघ गर्जना, शहर शहर बारिश का बवाल। बहुत भीषण आपदा यहाँ पानी से आप देख सकते हैं, और ये गेट भी टूट चुका है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की चेतावनी। देहरादून में खतरे का अलार्म। पिथौरागढ़ में छाए काले बादल, गरज रहे हैं रुक रुक कर। उत्तरकाशी में तेज तूफान, तिनके की तरह ढहे कच्चे मकान। यूपी से उत्तराखंड तक कहीं राहत कहीं आफत। गर्मी से निजात पाने के लिए जिस बारिश का इंतजार हो रहा था वो आई है, लेकिन अपने साथ पहाड़ों पर तबाही लाई है। कई जगह हिमस्खलन तो कई जगह रास्ते बंद है, लेकिन ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मतलब साफ है, आसमानी आफत यूं ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।